हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस्ड हैं. एट ईच कॉर्नर देयर इज सम चार्ज. और मैंने आपको ये चार्जेस सारे सेम ही दिए थे, डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो वी से कि यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ दूसरा चार्ज है Q2, एक चार्ज यहाँ है Q3 और एक चार्ज यहाँ है Q4. इसके अलावा ये गिवन था कि इस स्क्वायर की हर एक साइड जो है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, वो भी स्पेसिफाई की थी कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज A. ये भी A और ये भी A. तो क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. और ये गिवन था कि Q1, Q2, Q3, Q4 सब Q के बराबर है. तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, कैसे फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, आपको बताया था. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने पेयर्स यहां बनेंगे. ठीक है. वी टेक 1/4πε0 आउट, कॉमन लेके 1/4πε0 कॉमन ले लिया और पेयर काउंट करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम Q1. तो Q1 से आगे जाएंगे. पहला पेयर हमारा बनेगा Q1 और Q2 का. ठीक है. Q1 Q2 आ गया. हर एक पेयर में क्या आइडेंटिफाई करना है कि उस पेयर के बीच में, उस पेयर में जो दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो Q1 Q2 बाय A प्लस दूसरा पेयर कौन सा है, ये वाली साइड हमारी होगी A√2. ऑब्वियसली ये भी A√2 ही होगी. दूसरा कौन सा पेयर है, अब Q1 से ही आगे चलते जाना. दूसरा पेयर आएगा Q1 Q3, लेकिन Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये A√2 है. सो आई राइट A√2 हियर प्लस Q1 Q3 हो गया, सॉरी, Q1 Q4, 1 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज A. अब Q1 के सारे पेयर्स हो गए. फिर क्या करना है, Q2 से स्टार्ट करना है, बट वापस पीछे नहीं आके यू विल राइट इट एज Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाय A√2 प्लस Q2 के सब पेयर्स हो गए. अब Q3 से स्टार्ट करो, वापस पीछे नहीं आना है. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. नाउ सिंस हमें यहां दिया है कि सारे के सारे चार्जेस बराबर हैं, Q1 Q2 के बराबर है, Q3 Q2 सब आपस में बराबर हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सिंपली हमारे पास U विल बी, देयरफॉर U हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लो. ये आएगा बेटा Q²/A. ये भी Q²/A, ये भी Q²/A और ये भी Q²/A. सो इट विल बी 4 टाइम्स Q²/A. और इसके साथ साथ एक दो बार आ गया Q²/A√2. सो 2 टाइम्स Q²/A√2. So just a little bit of manipulation now. 1/4πε0 इंटू, कॉमन ले लेंगे बेटा, यहां से हम Q² कॉमन ले सकते हैं, 2Q² कॉमन ले लेते हैं, 2Q²/A कॉमन लेके दिस विल बिकम 2 + 1/√2. When we have 4 charges, then we'll have 6 pairs. In the similar way, we can make an idea कि अगर हमारे पास 5 चार्जेस होंगे, then we'll be able to make 10 pairs. ठीक है. तो नंबर ऑफ पेयर्स जो है that can be
कैलकुलेट इट डायरेक्टली आल्सो। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स? देखो, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप याद रखेंगे कि कितने पेयर्स बनते हैं, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स आर फॉर्म्ड। सपोज मैं एक टेबल की फॉर्म में बना लेता हूं ये। इस टेबल के एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आई विल राइट number of charges, and in the second column I will write number of pairs. यहां लिख लूंगा number of charges और यहां लिख दूंगा number of pairs. सोचो जब हमारे पास दो चार्जेस थे, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, दो चार्जेस थे तो हमारे पास एक पेयर बना। तीन चार्जेस हैं, कितने पेयर्स बने? 3 ओनली। 4 चार्जेस के केस में अभी आपने देखा वी हैड 6 पेयर्स। इफ वी हैव 5 चार्जेस, हाउ मेनी पेयर्स? देखो कैसे सोचना है, देखो अभी आपने 4 वाला केस देखा, कितने पेयर्स बन रहे थे? 4 वाले केस में 6 पेयर बन रहे हैं, लेकिन हर एक चार्ज 3-3 पेयर्स में अपीयर होगा। सो इट लुक्स कि अगर 4 चार्जेस हैं और हर एक चार्ज 3 पेयर्स में है तो टोटल 12 पेयर्स होने चाहिए, बट इन रियलिटी देयर इज नो रिपीटेशन, इसलिए 12 पेयर्स नहीं बनते। हमारे पास 12/6 पेयर्स बनते हैं, 12/2 पेयर्स बनते हैं, एंड दैट 12/2 इज 6। सो वी हैव 2 चार्जेस 1 पेयर, 3 चार्जेस 3 पेयर्स, 4 चार्जेस 6 पेयर्स। सो 4 चार्जेस में 6 पेयर्स मतलब 4 into 3 divided by 2, 3 into 2 divided by 2 is 3. So if we have 4 charges, we have 6 pairs, but अगर हमारे पास 5 charges हैं, we'll have 5 into 4, that is 20 divided by 2, that is 10 pairs. अगर हमारे पास 6 charges होंगे, 6 into 5 divided by 2 will have 15, और अगर हमारे पास n charges होंगे तो n into n minus 1 divided by 2, कितने पेयर्स होंगे उस केस में? तो नंबर ऑफ पेयर्स जो है हम डायरेक्टली बता सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में कितने आने वाले हैं। लेकिन अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो हमें उसका साइन भी नेगेटिव ही लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी यू नो इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस क्या लिखेंगे फिर? हमने 2 चार्जेस के लिए डेरिवेशन कर ली, 3 चार्जेस के लिए देख लिया, 4 के लिए देख लिया। इन जनरल फॉर ए सिस्टम ऑफ n charges, u is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आ ही रहा है। देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर आपके पास Q1 Q2 है, Q1 Q3 है, फिर Q2 Q3 भी है, फिर Q2 Q4 भी है, मतलब दोनों वेरिएबल्स चेंज होते हैं। वी राइट QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ, और जो यहां आपको समीशन लगाना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेंगे समीशन, डबल समीशन है, एक I के लिए और एक J के लिए। सो I भी 1 से n तक कुछ हो सकता है, J भी 1 से लेके n तक कुछ होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होंगे। आप ऐसा पेयर नहीं कभी देखोगे जिसमें लिखा हो Q1 Q1 या Q2 Q2, सेम नहीं होता। लेकिन बेटा ऐसे लिखने से ना एक प्रॉब्लम है, कैन यू आइडेंटिफाई? ऐसे लिखने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी? कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई कि ऐसे लिखने से, जैसे मैंने अभी I को 1 लिया तो मेरा पेयर, और J को मान लो 1 तो ले नहीं सकते, J को 2 ले लिया, अगर I को 1 और J को 2 लेते हैं तो पेयर बन जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अब I को 1 लिया, J को 2, फिर थोड़ी देर बाद J को जब 2 लेंगे तो I को 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि J को फिर 2 नहीं ले सकते, 1 3 5 4 कुछ भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से लिखने से होगा क्या, हर एक पेयर 2 बार आ जाएगा,
मतलब हमारे पास अभी Q1 Q2 बाय, जब हमने 1 से स्टार्ट किया R12 लिखा, फिर थोड़ी देर बाद जब 2 से करेंगे तो ऐसे आएगा Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R21, ये दोनों बेसिकली एक ही पेयर है। तो इस डबल समीशन के कारण क्या होता है, हर एक पेयर हमारे एक्सप्रेशन में 2 बार आ जाता है, तो जो रिजल्ट हमारा x आना चाहिए था वो 2x आ जाता है। अब जब वो रिजल्ट 2x आ जाएगा, हमें तो x चाहिए, सो व्हाट वी डू, जब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो यहाँ 1/2 लिख देते हैं। इस 1/2 से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो 2x आ रहा था वो अभी फिर से x बन जाएगा। सो यू हैव टू राइट कि ये 2x 1/2 क्यों लिखा, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, द फैक्टर 1/2 is introduced because due to double summation each pair is counted twice. तो जो एक ही बार होना चाहिए था वो 2 बार हो रहा है। जब वो 2 बार होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, ईच पेयर विल बी कमिंग ट्वाइस, Q1 Q2 भी आ जाएगा, Q2 Q1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है उसका जो फाइनल रिजल्ट आना है, दैट रिजल्ट विल बी 2x इंस्टेड ऑफ x। सो हम एक फैक्टर 1/2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं जब भी जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो। ठीक है, तो इन द जनरल एक्सप्रेशन वी इंट्रोड्यूस दिस फैक्टर, विच फैक्टर, इट इज 1/2 फैक्टर। तो 1/2 ये चीज एंश्योर करता है कि जो ऐसे आना था Q1 Q2 बाय R12, फिर थोड़ी देर बाद Q2 Q1 बाय R21, तो 2 बार पेयर नहीं आना चाहिए, एक ही बार ही आना चाहिए, तो हम 1/2 लिख के उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंट पेयर्स के लिए दिखा, और ये आ गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला। n चार्जेस का कोई सिस्टम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना है। ठीक है, विल मूव नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल है देखना। हमारे पास 4 चार्जेस का एक सिस्टम है, ऑल चार्जेस आर लाइंग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये एक स्क्वायर, सेम क्वेश्चन नहीं है बेटा, डोंट वरी, सिर्फ ये पार्ट आपको सेम इसलिए दे रहा हूं सो दैट हम उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लें जो अभी हमने किया। इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जिसमें हमारे पास 4 चार्जेस पड़े हुए हैं किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे। इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाई, और अब चारों चार्जेस जो हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। पहले ये सारे चार्जेस कहाँ थे, एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड है a, यहां चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अभी इन चार्जेस को कहां रख दिया, ऐसे Q1 Q2 Q3 and Q4. So what will be the potential energy of the system? What will be the work done in doing so? ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? I'll write the question for you and gives you some parameters more. जैसे यहाँ इस स्क्वायर की हर एक साइड जो है, इस स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो है a, और यहाँ जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस है a। ठीक है, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन in changing the configuration of charges
फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2, फिगर 1 फिगर 2। वर्क कैलकुलेट करना है चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2। इन फिगर 1 all the charges are placed at the four corners of a square, and second figure में क्या है, in figure 2 the charges are placed along the circumference of a circle। इस सर्कल का जो रेडियस है वो उतना ही है जितना स्क्वायर की एक साइड थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली ये याद रखना है बेटा आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में, यू नो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस जो है दैट इज गेटिंग चेंज्ड, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क को W से रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिखूंगा W इक्वल्स टू डेल्टा U, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, आप पहले देखोगे व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसलिए मैंने वही फिगर ली थी क्योंकि हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई ए, 2q स्क्वायर बाई ए इनफैक्ट कॉमन आ जाता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 2 + 1/√2। चेक कर लो बेटा यही था ना, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आज के स्टार्टिंग में हमने कर लिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब फर्स्ट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिगर 2, जिसे हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF। कैलकुलेट करो बेटा UF, बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी UF। पेयर्स तो बेटा 6 ही बनेंगे यहाँ भी, बिकॉज वी अगेन हैव 4 चार्जेस। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, सो फर्स्ट पेयर विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है Q1 और Q2 के बीच में, ये है Q1 और Q2 का डिस्टेंस। बेटा रेडियस इधर भी A है तो ये भी A होगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपका बनेगा A√2, so this will be A√2 plus Q1 और Q3, the distance between them is 2A, that is the diameter। ये भी तो A है, ऐसे इधर भी A होगा, प्लस Q1 Q4 and we divide it by A√2 again। Q1 के पेयर्स आ गए तीनों, अब Q2 से स्टार्ट करो, इट इज Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का डिस्टेंस कितना है A√2 ही है, 2 और 3 का डिस्टेंस ये है, ठीक है, ये भी A, तो ऑब्वियसली ये भी A√2 होगा, ऐसे ही ये भी A√2 होगा और ये भी A√2 होगा। So what we have done here, we have considered all the pairs, और हर एक पेयर को डिवाइड किससे करना है, उस पेयर में जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड करना है। तो दैट वे आपके पास Q2 Q3 के बीच में आ गया A√2, फिर Q2 Q4 के बीच में आ गया 2A, फिर Q3 से स्टार्ट करेंगे Q4 तक, लास्ट पेयर है आपका Q3 Q4 डिवाइडेड बाय A√2। बस यही पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है।
So we have final potential energy UF equal to 1/4 pi epsilon 0 कॉमन, Q स्क्वायर तो ले ही लेता हूँ पहले कॉमन, फिर पहला पेयर आपका बना 1/2 a रूट 2, दूसरा 1/2 a, 1/a रूट 2, 1/a, 4 बार आ गया Q स्क्वायर बाय a ले लो कॉमन, 4 बार आ गया a बाय रूट 2, ये तो पहले से ले लिया, और 2 बार आ गया Q स्क्वायर लिया हुआ हमने बाहर, तो Q स्क्वायर बाय 2a प्लस Q स्क्वायर बाय 2a हो गया Q स्क्वायर बाय a, तो Q स्क्वायर बाय a बाहर है तो ये आ गया। ठीक है, उसके आगे आप कैलकुलेट करो दोनों का डिफरेंस, UF माइनस UI, तो W फाइंड कर लो, UF माइनस UI कितना आता है, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन in changing the configuration from system 1 from figure 1 to figure 2। ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, again a similar question, calculate the work done, just for practice, calculate the work done in changing the orientation of charges from figure 1 to figure 2। In first figure I am having an equilateral triangle, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड जो है वो है 2a, और सेकेंड केस में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट इन दिस केस ईच साइड इज a। सो व्हाट इज द वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकेंड फिगर। ठीक है, ये 2a है और ये a है, दिस इज फिगर 1 और ये है फिगर 2। अगेन I will take the similar charges, Q1 Q2 Q3, ऐसे तो डिफरेंट लिखूंगा, but consider all of them to be Q। कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। कितने पेयर्स हैं बेटा, सारे पेयर्स हैं, सेम डिस्टेंस है सभी के बीच में, 3 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, एंड फाइंड, इजी है ये तो, पहले वाले से भी आसान है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगेन वी हैव 3 चार्जेस, 3q स्क्वायर बाय a, सो देयर डिफरेंस डेल्टा u, ऑब्वियसली देखो यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, द चार्जेस हैव कम क्लोजर, so potential energy has increased, so to increase the potential energy there is always some kind of work done, so UF minus UI will be 1/4 pi epsilon 0 3q square by a minus 3q square by 2a, so it is like 1 minus 1/2, 1/2 आएगा, so W delta U will be equal to 1/4 pi epsilon 0 into 3 minus 3/2 will be 3/2 q square by a, this will be the answer। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जब चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे, जब कोई पार्टिकल रेस्ट में है या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां हम जनरली फॉर्मूला तो लिख रहे थे 1/2 mv स्क्वायर, बट एक चीज और देखना,
अगर कभी पार्टिकल की वेलोसिटी u से v हुई, if the velocity of a particle changes from u to v when some potential difference v is applied, then q into v होता है बेटा वर्क, it will be equal to 1/2 mv square minus 1/2 mu square. सिर्फ हम ज्यादातर केसेस में u 0 ले लेंगे तो इसको नहीं लिखते हैं, so it is actually 1/2 m into v square minus u square. ठीक है, ये भी वर्क का कैलकुलेशन है. एक क्वेश्चन हमारा पहले था, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, किसी ने बोला था वो दोबारा करवा देना. लेट अस डू दैट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मेटालिक स्फीयर. बेटा अगर हमारे पास कोई मेटालिक स्फीयर है, सारा चार्ज उसके सरफेस पे लाई करता है, सपोज ये एक मेटालिक स्फीयर है, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू ए मेटालिक स्फीयर, कैसे ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है वो भी बता दूंगा. इस स्फीयर को अगर हम कुछ चार्ज देंगे, दैट विल बी ऑन इट्स सरफेस, मेटल है, इस स्फीयर के कारण, सपोज इस स्फीयर का रेडियस r है, कैपिटल R, और ये कैपिटल R फिक्स्ड है. अब किसी डिस्टेंस पे, स्फीयर के सेंटर से किसी डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, मान लो वो डिस्टेंस है स्मॉल r, तो ये स्मॉल r वेरिएबल डिस्टेंस है. At a distance small r from the center O, what is the value of electric potential? So for any outside point, मान लो ये कोई बाहर है point, for any outside point, what is V out लिख देता हूँ, 1/4 pi epsilon 0. ये पूरा चार्ज अगर Q है तो Q by R, बिकॉज हमने पढ़ा है, ये तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ. For any outside point, the charge distributed on the surface behaves as a point charge concentrated at the center. तो यहाँ पर अगर Q चार्ज होता तो ये पोटेंशियल होना था. अगर सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस, अगर VS लिख दूं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखोगे, इट विल बिकम, बट इनसाइड द सरफेस ऐसे लगता है कि इनसाइड द सरफेस तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए. इनसाइड द सरफेस बेटा पोटेंशियल 0 नहीं होगा. इनसाइड द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. इनसाइड द सरफेस E equals to 0. E0 मतलब minus dV by dr equal to 0. That means inside the surface V is constant. और ये constant कितना है, जितना सरफेस पे था, 1/4 pi epsilon 0 into Q by R. इसी कांस्टेंट को हम इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लिखना चाहें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू Q/4 pi R स्क्वायर, कैपिटल R ही आएगा. तो Q क्या बना, 4 pi R स्क्वायर इंटू सिग्मा. तो इन दैट केस V जो होगा वो लिखा जा सकता है 1/4 pi epsilon 0, कैपिटल Q की जगह लिखेंगे 4 pi R स्क्वायर इंटू सिग्मा बाय R. 4 pi कैंसल, सिग्मा बाय epsilon 0 इंटू R.
ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल। और अगर हम इसे ग्राफिकली देखें, अगर ग्राफ बनाना होगा तो आउटसाइड द सरफेस क्या है, आउटसाइड द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इनवर्सली विद डिस्टेंस। इनसाइड हर जगह सेम है और वो उतना ही है जितना सरफेस पे है। इसलिए अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके ग्राफ बना लें, ये सॉरी स्मॉल आर इधर और वी इधर, वी और इधर स्मॉल आर, तो जब तक हम, ये आर 0 है, ये कैपिटल आर, जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते तब तक पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। और सरफेस के बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ठीक है, ये है ग्राफ showing the variation of V with R for a charged shell, spherical object, मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ 4 शेल है। अब यही एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया था मैंने। अब देखो आउटसाइड क्या करना है, जब भी किसी स्फीयर के बाहर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना है। लेकिन जब किसी सरफेस पे या इंटीरियर में देखना है तो फिर डिस्टेंस नहीं देखना, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दैट केस डिनोमिनेटर में रेडियस आ जाएगा। जैसे मैं 2 ही लेता हूँ, उस एग्जांपल में 3 थे शायद हमारे पास, ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, दिस इज अनदर स्फीयर। ये दोनों स्फीयर जो हैं दे आर कॉन्सेंट्रिक, दे हैव ए कॉमन सेंटर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों के बीच में है, यहां कितना पोटेंशियल होगा। इट इज गिवन कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो a है, दूसरे स्फीयर का जो रेडियस है वो b है, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है q1 और इसके सरफेस पे चार्ज है q2। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट p जो कि सेंटर से c डिस्टेंस पे है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं c ले लेता हूं। एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से c डिस्टेंस पे है, वहां कितना पोटेंशियल होगा टोटल, दोनों का चार्ज गिवन है, एक का q1 एक का q2। बेटा जो पोटेंशियल c पे होगा, देखना जो इनर स्फीयर है उसके लिए c पॉइंट कहां पे है, आउटसाइड। तो जब वो आउटसाइड है तो हम लिखते हैं 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो c है। लेकिन जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके लिए हमारा पॉइंट p कहां पे है, फॉर द बिगर स्फीयर पॉइंट p इज इनसाइड, एंड व्हेन इट इज इनसाइड we write q2 divided by radius, so radius of the bigger sphere is b. so that way अगर ऐसे और भी होता, एक c भी होता, तो c के लिए भी हमें डिनोमिनेटर में रेडियस ही आता, क्योंकि c के लिए भी वो इनसाइड ही है। दैट मींस vc is equal to 1/4πε0 कॉमन लेके q1/c प्लस q2/b। c जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, Q2 के लिए C पॉइंट जो है, C पॉइंट नहीं P पॉइंट फॉर द आउटर स्फीयर दैट इज इनसाइड, एंड इनर स्फीयर के लिए वो आउटसाइड है। तो आउटसाइड जब भी स्फीयर होगा तो ये डिस्टेंस लिखना है, इनसाइड होगा तो रेडियस लिखना है। ठीक है, इतना करिए, इसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है।